हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या भारत को अब नहीं मिल पाएगा राफेल विमान। राफेल जेट पर अलग थलग पड़ा फ्रांस। दोस्तों, भारत के डील से हटने के संकेत यूएई ने खींच लिए अपने हाथ पीछे। बताएंगे भारत को राफेल मिलने के बीच ही आखिर ये कैसी खबर सामने आ गई अचानक से। आखिर यूएई ने क्यों अपने हाथ पीछे खींचे, क्या है इसका मतलब दोस्तों, वही आपको बताएंगे। भारत के ग्रेट निकोबार के ठीक सामने चाइना बनाना चाहता है विशाल नहर। मलाक्का स्ट्रेट की टेंशन करने वाला है खत्म। बताएंगे आखिर क्या है ग्रेट निकोबार, जिसके ठीक सामने चाइना एक बड़ा सा विशाल नहर बनाना चाहता है, और क्या है उसका मकसद। क्या इससे हिंद महासागर का सिकंदर बनेगा अपना भारत। कैसे चीन की दुखती रग पर भारत ने रख दिया हाथ, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं दोस्तों, तेल संकट में गिरगिट चाइना का दिखा असली रंग। भारत ने दिखाई दरियादिली, अब आएगी नेपाल और बांग्लादेश को अक्ल। बताएंगे क्या कदम उठाया भारत ने और क्या कदम नहीं उठाया चाइना ने। दोस्तों, उधर आपको बताएंगे अग्नि 6 मिसाइल बनाने को तैयार अपना भारत। उधर डीआरडीओ चीफ के बयान पर बौखला गया पाकिस्तान, पश्चिमी देशों को भड़काने लगा। बताएंगे क्या कहने लगा पाकिस्तान। साथ ही साथ नेपाल के युवा पीएम बालन शाह का पहला विदेशी दौरा भारत होने वाला है। आपको बताएंगे किस महीने में आ सकते हैं वो भारत। वहीं बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने पर 6 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। तो वहीं जहां स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी परसों यहां पहुंचकर 4 घंटे रुकी थी, अब वहां शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको एक एक करके जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां फ्रांस का राफेल F5 फाइटर जेट के प्रोग्राम के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस प्रोग्राम को आने वाले समय में फ्रांस की एयर पावर और डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी का आधार माना जा रहा था, लेकिन यह परवान चढ़ने से पहले ही मुश्किल में पड़ गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम को संयुक्त अरब अमीरात, बोले तो यूएई से बड़े पैमाने पर फंडिंग मिलनी थी, लेकिन यूएई पीछे हट गया। वहीं इन विमानों के बड़े ग्राहक भारत से भी फ्रांस का तकनीक ट्रांसफर के मुद्दे पर मतभेद गहरा गया है। डिफेंस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विवाद पर यूएई के प्रोग्राम से पीछे हटने के फैसले ने ऑप्टोनिक्स जैसे एरिया में फ्रांस के डिफेंस कॉर्पोरेशन में लिमिट को सामने ला दिया है। फ्रांस की टेक्नोलॉजी शेयर करने में हिचकिचाहट की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। उसने यूएई के तौर पर एक ऐसे पार्टनर को खो दिया है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में अरबों यूरो का योगदान देने को तैयार था। दोस्तों, राफेल को लेकर भारत ने कई मुद्दों पर नाखुशी जाहिर की है। भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने पर बातचीत में कुछ मुद्दों पर जोर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि एयरक्राफ्ट के डिजिटल आर्किटेक्चर के जरूरी एलिमेंट्स, बोले तो इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट तक एक्सेस के बिना डील नहीं की जाएगी। भारत के नजरिए से राफेल की डील सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है। इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल के बिना सबसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंसी बनने का रिस्क है। ऐसे में भारत ने फ्रांस जरूरी सोर्स कोड और इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट, बोले तो आईसीडी के बिना 43 अरब की संभावित डील से पीछे हटने का संकेत दिया है। जी हां दोस्तों, राफेल के मुद्दे पर यूएई और भारत के रुख से फ्रांस को अपने इस प्रोग्राम में अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। यूएई के हटने के अब फ्रांस को राफेल F5 प्रोग्राम का पूरा फाइनेंशियल बोझ उठाना होगा। इतना ही नहीं, अब उसके संभावित पार्टनर का पुल कम हो रहा है। यूएई और भारत के बाद उसके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी पहले से ही भारत से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के सौदे पर सोर्स कोड के मुद्दे पर संकट गहराया हुआ था, लेकिन अब वहीं यूएई ने भी फ्रांस के राफेल F5 सह वित्त पोषण समझौते से अलग होने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। दोस्तों, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें भी बची हुई थी कि जल्द से जल्द अपना भारत राफेल विमान खरीद कर भारत ले आएगा, वो भी उम्मीद अब खत्म सी होती गई है। इस खबर को जानने के बाद दोस्तों, वहीं आपको बता दें आखिर क्या है ग्रेट निकोबार, जिसके ठीक सामने चीन बनाना चाहता है विशाल नहर। क्यों उसको डर सता रहा है भारत का, क्या है खबर बता दे। दरअसल ईरान ने जब से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया है, तब से चीन की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि अगर भविष्य में कोई और भी युद्ध होता है तो भारत भी मलक्का जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है। इसके लिए भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसके तहत दक्षिण अंडमान सागर में एक बड़ा सा नेवल बेस तैयार
तैयार किया जाएगा। दोस्तों इसका मकसद भारत के रणनीतिक हितों को साधना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। यही कारण है कि चीन इसके जवाब में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसका मकसद मलक्का जल डमरू मद को बाईपास करना है। इसमें चीन, पाकिस्तान, आर्थिक गलियारा और थाईलैंड का क्रा नहर, जिसे थाई नहर भी कहते हैं, ये परियोजनाएं शामिल हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के शुरुआती आंतरिक आकलन के मुताबिक थाईलैंड के साथ मिलकर क्रा नहर बनाने की चीन की कोशिश बीजिंग की कर्ज कूटनीति, बोले तो डेप्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये चीन को मलक्का जल डमरू मद का एक वैकल्पिक रास्ता देगी। आशंका है कि चीन की यह परियोजना अंत में एक सफेद हाथी परियोजना साबित हो सकती है, जैसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट और बंदरगाह का हाल है। हालांकि इसने श्रीलंका पर कर्ज का भारी बोझ जरूर लाद दिया है, जिसे चुकाने के लिए उसे हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ा है। दोस्तों क्रा नहर परियोजना में थाईलैंड के बीच से गुजरने वाली एक नहर की परिकल्पना की गई है, जो थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी। कई अन्य परियोजनाओं की तरह क्रा नहर यानी थाई नहर परियोजना भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और इसे चीन की 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड का एक नया प्रवेश द्वार बताया जा रहा है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यह नहर भारत चीन टकराव का अगला मोर्चा बन सकती है। क्रा नहर भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ठीक पास से शुरू हो रही है। ऐसे में भारत के लिए इस नहर को भी बंद करना काफी आसान हो सकता है। वहीं अगर बात करें भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, तो आपको बता दें हिंद महासागर में भू राजनीतिक हलचलों के बीच भारत सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। लगभग 72,000 करोड़ रुपए यानी करीब 9 अरब डॉलर की लागत वाला ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केवल दोस्तों एक विकास योजना ही नहीं, बल्कि ये हिंद महासागर क्षेत्र, बोले तो IOR में भारत की सैन्य और रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। इस नए एयरपोर्ट के निर्माण से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI और समुद्री टोही विमान जैसे P-8I पोसाइडोन इस क्षेत्र में अपनी गश्त बढ़ा सकेंगे, जिससे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर पर भारत की सीधी नजर रहेगी। दोस्तों ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट केवल ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं है, ये 21वीं सदी में हिंद महासागर में अपनी चौधराहट कायम रखने का भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दाव है। पर्यावरण और स्थानीय जनजातियों जैसे शोम्पेन और निकोबारी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यदि यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो यह भारत को न केवल आर्थिक महाशक्ति बनाएगा, बल्कि चीन के खिलाफ एक अजय सुरक्षा कवच भी प्रदान कर देगा। दोस्तों इसके लिए आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर बताते हुए, ये प्रोजेक्ट बेहतरीन योजना है लिखना मत भूलेगा। साथ ही सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक इस बटन को नहीं दबाया है तो 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इतना ही नहीं वहीं तेल संकट में गिरगिट बना चाइना, जिसका दिखा असली रंग, तो भारत ने दिखाई दरियादुली। अब नेपाल बांग्लादेश को आएगी अक्ल। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और हॉर्मुज की नाकाबंदी ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। इस मुश्किल घड़ी ने दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि एशिया की दो बड़ी शक्तियों भारत और चीन का अपने पड़ोसियों के लिए बर्ताव कैसा है। जहां चीन ने इस संकट को अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वहीं भारत ने अपनी पड़ोसी पहले नीति को पूरे ईमानदारी से निभाते हुए संकट में फंसे देशों की मदद की। डेली मिरर ऑनलाइन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब चीन एनर्जी देने की बात करता है तो उसके साथ एक राजनीतिक शर्त भी जुड़ी होती है। वहीं जब भारत, नेपाल या श्रीलंका जैसे देशों को ईंधन देता है तो वो पहले से बने सरकारी समझौतों के तहत बिना किसी राजनीतिक शर्त या दबाव के मदद करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की प्रतिक्रिया तेज जरूर थी, लेकिन अपने फायदे के लिए थी। चीन के पास कच्चे तेल का बड़ा भंडार है और मजबूत ऊर्जा सेक्टर भी, इसीलिए वो इस संकट को अपने पड़ोसियों से बेहतर झेल सकता है। लेकिन बीजिंग ने सोचा कि अगर पूरे क्षेत्र में कमी रहती है तो ये उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसने ताइवान को तेल देने की पेशकश की, लेकिन बदले में चीन में मिल जाने की शर्त रखी। ताइवान ने इस प्रस्ताव को तमतमाते हुए तुरंत ठुकरा दिया। वहीं इसी हालात में भारत का रवैया काफी अलग रहा। भारत ने पीछे हटने के बजाय श्रीलंका को करीब 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजा, जिससे उसकी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया। नेपाल और भूटान जो पूरे तरीके से भारत पर निर्भर है, उन्हें ईंधन की सप्लाई बिना रुके मिलती रही। इसी तरह बांग्लादेश को भी अतिरिक्त डीजल भेजा गया और आगे भी पाइपलाइन के जरिए सप्लाई जारी रखने का भरोसा दिलाया गया। ये सिर्फ दिखावे के लिए उठाए गए कदम नहीं थे, बल्कि ये भारत की पड़ोसी पहले नीति का हिस्सा है, जो अब असली संकट के समय में भी सही साबित हो रही है। अब अगर जरा सा भी दिमाग होगा भारत के पड़ोसियों में तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनका असली साथी चीन है कि भारत। पर आपकी जो भी राय दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
पाकिस्तान ने भारत के अग्नि 6 मिसाइल को लेकर जमकर जहर उगला। उसने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों को भड़काने की भी कोशिश की है। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य सलाहकार जहीर काज़मी ने कहा है कि भारत के पास पहले से मौजूदा हथियार ही पाकिस्तान और चीन पर हमला करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में भारत को अग्नि 6 मिसाइल बनाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत की अग्नि 6 मिसाइल यूरोप, अमेरिका और कनाडा तक पहुंचने में सक्षम होगी। पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की जिम्मेदारी संभालने वाली सैन्य संस्था रणनीतिक योजना प्रभाग में हथियार नियंत्रण सलाहकार जहीर काज़मी ने एक्स पर भारत की अग्नि 6 मिसाइल को लेकर बयान जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि डीआरडीओ के चेयरमैन कामत ने पुष्टि की है कि भारत अग्नि 6 आईसीबीएम के विकास के लिए तैयार है। यह एक परमाणु सक्षम राक्षस है जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 10-12 हजार किलोमीटर होगी और यह MIRV वॉरहेड से लैस होगा। यह यूरोप, यूएस और कनाडा तक पहुंचने के लिए काफी है। सरकार की मंजूरी का इंतजार है। यानी कि उसने पश्चिमी देशों को भड़काने का पूरा प्रयास किया पाकिस्तान ने। जैसा कि आप जाहिर काज़मी का ये सामने ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। वही उन्होंने आगे सवाल पूछा, ये असल में किसके लिए है। पाकिस्तान और चीन तो मौजूदा भारतीय हथियारों की जद में पहले से ही है। परमाणु हथियारों वाले दक्षिण एशिया में ऑपरेशन सिंदूर की दिलेरी के बाद क्या अब हिंदुत्व से प्रेरित होकर वैश्विक मारक क्षमता हासिल करने की होड़ लगी है। क्या पश्चिमी देश इस न्यूनतम प्रतिरोध की बढ़ती सीमा को देख रहे हैं। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास पूरे तरीके से सरकार के फैसले पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हरी झंडी मिलेगी डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। यानी भारत की तरक्की से कैसे जल रहा है, जल भून रहा है पाकिस्तान, आप इस जानकारी से समझ सकते हैं। वही बता दें, नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का पहला विदेशी दौरा भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी का न्योता स्वीकारा, मई में आ सकते हैं भारत। जी हां दोस्तों, नेपाल के नवनियुक्त और सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिन्हें बालेंद्र शाह भी कहा जाता है, अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत आ सकते हैं। काठमांडू में सरकार ने इस ऐतिहासिक दौरे का होमवर्क शुरू कर दिया है। ये यात्रा न केवल कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह बालेंद्र सरकार की पड़ोसी पहले की प्राथमिकता को भी दर्शाती है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरे को अंतिम रूप देने के लिए 3 चरणों में बातचीत होगी। मई के दूसरे हफ्ते में काठमांडू में दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात होगी। ठीक इसके बाद तुरंत बाद नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों के बीच एजेंडा फाइनल किया जाएगा। इन बैठकों के बाद ही प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की यात्रा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होगा। नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने पुष्टि की है कि बालेंद्र शाह ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। करीब 3 हफ्ते पहले भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ हुई मुलाकात में इस दौरे की नींव रखी गई थी। खनाल ने यह भी कहा कि भारत नेपाल के बीच लगभग 40 द्विपक्षीय तंत्र बोले तो मैकेनिज्म है, जिनमें से कई फिलहाल निष्क्रिय है। इस यात्रा से उन्हें पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। नेपाल की राजनीति में यह परंपरा रही है कि नए प्रधानमंत्री अपना पहला विदेश दौरा भारत से शुरू करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें अपवाद भी देखे गए हैं। बता दें कि 2008 में तत्कालीन पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने परंपरा तोड़ते हुए पहली यात्रा बीजिंग चीन की थी। वहीं 2024 में केपी शर्मा ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए थाईलैंड को चुना था। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, एक और जानकारी सामने आ रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चीन एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं, जिससे भड़क सकते हैं नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह। इस पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों। भारत सरकार की ओर से इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। ये यात्रा कुमाऊं के रास्ते पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चीन सरकार के सहयोग से कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून से अगस्त के बीच होगी। इस यात्रा के लिए भारत और चीन का सहयोग नेपाल को नाराज कर सकता है। लिपुलेख वो इलाका है जिस पर नेपाल दावा करता रहा है और भारत इस दावे को खारिज करता रहा है। नेपाल एक्सपर्ट ने इस मुद्दे पर अपनी सरकार से सख्त रवैये की मांग की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के अलावा भारत लिपुलेख के रास्ते चीन से व्यापार शुरू करने का फैसला किया है। भारत और चीन में जून 2026 से यहाँ व्यापार फिर से शुरू करने वाले हैं। इस पर नेपाल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। यह खास तौर से नेपाल पीएम के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, जो मार्च में ही सरकार में आए हैं। वहीं अगली जानकारी बता दें, नेपाल पहुंचे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। बालेंद्र शाह नहीं दे रहे मिलने का समय, क्या नेपाल को झुका पाएगा अमेरिका। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर भारत के पड़ोसी देशों के दौरे करने का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश के दौरे के बाद अब वो नेपाल पहुंचे हैं। गोर गुरुवार शाम को काठमांडू पहुंचे हैं। उनके दौरे को नेपाल में नई बनी बालेन शाह सरकार के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर करने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। गौर कई मौकों
मौके पर दक्षिण एशिया के देशों में चीन के फैलते कर्ज जाल पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। काठमांडू में 3 दिन के दौरे में गौर नेपाल के कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे उनका नेपाली वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, विदेश सचिव अमृत बहादुर राय से मिलने का कार्यक्रम है। खबर हब ने बताया है कि गौर ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से मिलने का अनुरोध किया है। हालांकि बालेन्द्र शाह की ओर से अभी तक ये बयान ये नहीं बताया गया है कि वे गौर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका से दूरी बना रहे हैं बालेन्द्र शाह। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं आपको बता दें, अब कश्मीर में भी खामेनेई चौक देखने को मिला। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतहा प्रशासन की अनुमति के बिना हो गया नामकरण। बता दें, अमेरिका के साथ जंग के दौरान जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख के लोगों ने ईरान पर जबरदस्त प्यार लुटाया। आपको हमने पहले ही बता चुके हैं, जब ईरान को आर्थिक मदद की आवश्यकता थी तो तब भी यहाँ के लोगों ने करोड़ों रुपए का दान चंदे के तौर पर इकट्ठा कर दिया। न सिर्फ कैश बल्कि लोगों ने सोना, चांदी और बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी दान कर दी। ईरान के प्रति कश्मीर के लोगों का यह प्रेम अब इतना बढ़ गया है कि यहाँ की सड़कों के नाम भी खामनेई के नाम पर रखे जाने लगे हैं। मध्य कश्मीर में मलमुवा नाम का एक इलाका है जो बडगाम और बारामूला जिलों के बीच पड़ता है। ये जगह अब अपनी पहचान में एक नया और बड़े बदलाव देख रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अब इस इलाके को खामनेई चौक कहना शुरू कर दिया है। पूरे इलाके में नए नाम वाले साइन बोर्ड और दीवारों पर निशान दिखाई देने लगे हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के कुछ निवासियों के बीच इस बदलाव को कबूल किया जा रहा है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अयातुल्ला अली खामेनेई एक शख्सियत थे। दुनिया का हर इंसान जानता है कि वो अजीम शख्सियत थे और हमेशा हक का साथ देते थे, इसीलिए हमने उनके नाम पर इस जगह का नाम रखा है। दोस्तों, लोगों ने तो नाम बदल दिया लेकिन प्रशासन ने अब तक नहीं बदला है इसका नाम। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे बदलाव एक आधिकारिक प्रक्रिया के तहत ही होने चाहिए। अभी तक मलहू के आधिकारिक तौर पर नाम बदलने के संबंध में अधिकारियों की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। हमारा अब सवाल आपसे यही है दोस्तों कि वहाँ के लोकल लोगों ने जो इस शहर का नाम बदला है, क्या वो ठीक किया है? क्या उस जगह का नाम खामनेई चौक रखा जाना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं? जो भी आपकी राय हो भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां हर किसी को लग ही रहा था कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में रहकर कोई ना कोई कर्म कांड जरूर करेंगे। दोस्तों, हो गया बड़ा खुलासा। मोहम्मद यूनुस ने अपने ही देश के बैंक को लगा दिया 100 करोड़ का चूना। सत्ता जाने के बाद अब शुरू हो गए मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बांग्लादेश के पूर्व चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बुरे तरीके से फंस चुके हैं। उन पर अब 100 करोड़ टका के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। बांग्लादेश की सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद यूनुस अगस्त 2024 से लेकर फरवरी 2026 तक बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख थे। उन्हें शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कुछ बैंकों ने यह आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में चुनाव के दौरान हुए जनमत संग्रह में उनके पैसों का इस्तेमाल किया गया। ये पैसे मोहम्मद यूनुस सरकार के दबाव में दिए गए। सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बैंकों पर यह दबाव डाला था। जनमत संग्रह कराने का मकसद बांग्लादेश के संविधान को मजबूत करना था। मोहम्मद यूनुस खुद इस अभियान को लीड कर रहे थे। टाइम्स ऑफ बांग्लादेश ने बैंकों के हवाले से एक रिपोर्ट की है। इसके मुताबिक जनमत संग्रह के प्रचार के लिए यूनुस सरकार ने बैंकों के CSR फंड से 100 करोड़ टका लिए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल यूनुस सरकार को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दरअसल यूनुस सरकार चाहती थी कि पूरे बांग्लादेश में जनमत संग्रह के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों से अपील की जाए। इसके लिए कई NGOs की मदद ली गई। जी हाँ दोस्तों, यूनुस की सत्ता जाने के बाद अब हर एंगल से यूनुस के काले कारनामों की जांच जारी है। अब नए नए और पोल खुलते दिखने वाले हैं। दोस्तों, जब से ये सत्ता में आए थे अंतरिम सरकार के तौर पर, तब से इन्होंने तहलका मचाया हुआ था। भारत के साथ भी रिश्ते बेहतर नहीं करे, लगातार पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध स्थापित किया और अब अपना ही घोटाला नजर आने लगा है। ऐसे में हमें तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक इनको या ये लायक थे कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिले। न जाने इनको कैसे नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया। इस पर भी जांच होनी चाहिए। आपकी क्या है राय, बताइएगा जरूर। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाहन पर रॉकेट से हुआ हमला, एक कांस्टेबल की हो गई मौत, 2 हुए घायल। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू शहर में कंगर जान बहादुर इलाके में शुक्रवार को सशस्त्र हमलावरों ने एक पुलिस वाहन को रॉकेट हमले का निशाना बनाया। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई और 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बन्नू के जिला पुलिस अधिकारी यासिर अफरीदी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब फतेह अल
चेक पॉइंट से लौट रहे पुलिसकर्मियों के वाहन को रॉकेट हमले का निशाना बनाया गया। इस हमले में कांस्टेबल रजा अली शाह की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं पाकिस्तान में पीने के पानी का बड़ा संकट, कराची में मचा हाहाकार, शहबाज सरकार पर बौखलाए लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में पानी की भारी किल्लत लगातार दूसरे हफ्ते भी जारी है, जिससे लाखों लोग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार जलापूर्ति में कमी से शहर की स्थिति और खराब होती जा रही है। ये संकट 21 अप्रैल को शुरू हुआ जब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन बोले तो KWSC ने धावेजी पंपिंग स्टेशन के पास लाइन नंबर 5 को बदलने के लिए नई 72 इंच व्यास की पाइपलाइन जोड़ने हेतु एक प्रमुख जल लाइन को बंद कर दिया था। अब वहां की जनता शहबाज शरीफ सरकार को कोसती नजर आ रही है। यहां तक कि लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं कि जब नहीं संभल रहा देश तो दे दो इस्तीफा। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत फारस की खाड़ी से हुआ रवाना। US ईरान तनाव में आ गया नया मोड़। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच नया घटनाक्रम सामने आया है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS जेराल्ड R. फोर्ड अब फारस की खाड़ी से वापस लौट रहा है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत ठप पड़ गई है और किसी ठोस समझौते की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यह युद्धपोत पिछले 10 महीनों से अधिक समय से समंदर में था और इस दौरान उसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाई। इस विमान वाहक पोत की वापसी को अमेरिका की सैन्य रणनीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसे पूरे तरीके से पीछे हटना नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्षेत्र में अभी भी अन्य अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है। फोर्ड की वापसी से ये तो साफ है कि अमेरिका अब लंबे समय तक भारी सैन्य तैनाती बनाए रखने के बजाय दूसरी नीति पर काम कर रहा है। तो वहीं उधर दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका संग बातचीत के लिए पाकिस्तानी मध्यस्थों को नया प्रस्ताव भेज दिया। क्या इस बार बन पाएगी बात, क्या है जानकारी बता दें। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अपना नया प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थों को भेजा है। ये जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने शुक्रवार को दी। इस कदम से ईरान युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में आई रुकावट को दूर करने की आप कह सकते हैं कि उम्मीदें बढ़ सकती हैं। IRNA ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, लेकिन उसकी इस रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर गई। बता दें कि जब से ईरान ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू की है तब से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। तो उधर आपको बता दें, ट्रंप ने तोड़ी बड़ी ट्रेड डील। यूरोपियन कारों पर 25% टैक्स लगाने का कर दिया ऐलान। दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। इसी बीच वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जो दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मचा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले हफ्ते से यूरोपीय संघ बोले तो EU से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ पूरे तरीके से सहमत व्यापार समझौतों का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी आपत्तियों का विस्तार से स्पष्ट नहीं किया। ये घोषणा इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि पिछले साल जुलाई में ही ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन के बीच एक अहम ट्रेड डील पर मुहर लगी थी। इस डील के तहत ये तय हुआ था कि अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अब अचानक से 25% टैक्स लगाने का नया ऐलान सीधे तौर पर इस पुरानी सहमति का उल्लंघन नजर आ रहा है, जिसका नाम था टर्नबेरी एग्रीमेंट। सीधे सीधे उसको चुनौती दे दी है दोस्तों ट्रंप ने। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के EVM स्ट्रांग रूम में पहुंचे हैं, जहां परसों ममता बनर्जी 4 घंटे तक रुकी थी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में TMC की याचिका पर सुनवाई। बता दें, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार शाम 6:30 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में EVM स्ट्रांग रूम पहुंचे। वे यहां करीब 10 मिनट रुके। इसी स्ट्रांग रूम में गुरुवार रात को CM ममता बनर्जी 4 घंटे बैठी रही थी। दरअसल TMC ने चुनाव अधिकारियों पर बिना सूचना दिए EVM स्ट्रांग रूम खोलने, EVM से छेड़छाड़ और वहां संदिग्ध लोग मौजूद होने का आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल चुनाव मामले में TMC की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित की है। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें काउंटिंग में केवल केंद्रीय कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने की बात कही गई थी। CM ममता बनर्जी करीब 8 बजे सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंची हैं और लगभग 4 घंटे अंदर रही थी। तो देर रात करीब 12:07 पर बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर EVM लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई
हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। वहीं बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने पर 6 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बीजेपी नेता की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि स्ट्रांग रूम 10 बार खोला गया, इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं आज पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर फिर से होगी वोटिंग। चुनाव आयोग का यह भी बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में 2 मई यानी आज के दिन 15 बूथों पर दोबारा से मतदान कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि दक्षिण 24 परगना के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर आज दोबारा से मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 15 बूथों पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है दोस्तों और शाम 6 बजे तक ये चलने वाला है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? वहीं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनावी नतीजों पर बड़ा दावा कर दिया और कह दिया कि जितने भी एग्जिट पोल हैं ये सारे के सारे गलत साबित होंगे। अब्दुल्ला का ये संदेश ऐसे समय में सामने आया है जब एग्जिट पोल्स पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का अनुमान लगा रहे हैं। ये स्थिति उसी राज्य में पहले हुई उन गलत भविष्यवाणियों की याद दिलाती है जो पहले भी गलत साबित हुई थी। उन्होंने विश्वास जताया है कि जमीनी हकीकत तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है। यानी कि दोस्तों इन दोनों अब्दुल्लाओं का कहना है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी जीतेगी। आप क्या कहते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।